हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का टॉपिक पढ़ेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कि सपोज़ करो यहाँ पर कोई पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ पर क्या रखा हुआ है? एक पॉजिटिव चार्ज Q, कि एक पॉइंट चार्ज प्लस Q इस पॉइंट O पर रखा हुआ है। तो इस पॉइंट O पर ये जो चार्ज प्लस Q रखा हुआ है, इससे हमने R डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई पॉइंट P ले लिया। कितनी डिस्टेंस पर लिया? R डिस्टेंस पर। और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ले लिया हमने R कैप। इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या ले लिया? R कैप। तो इस पॉइंट P पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? इस पॉइंट P पर हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है कि इन्फिनिटी से अगर यूनिट चार्ज को हम इस पॉइंट P पर ले आए, इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को कहाँ पर ले आए? इस पॉइंट P पर। तो इन्फिनिटी से उस यूनिट चार्ज को पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन होगा, उस वर्क डन को ही हम क्या कहेंगे? इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे? हमने ये है पॉइंट P और यहाँ पर सपोज करो कहीं पर है इन्फिनिटी। तो इस पॉइंट P और इन्फिनिटी के बीच में यहाँ पर हमने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया P डैश, कि पॉइंट P और इन्फिनिटी के बीच में यहाँ पर हमने कोई पॉइंट P डैश कंसीडर कर लिया। इस पॉइंट P डैश का पॉइंट O से इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमने क्या कंसीडर कर लिया? R डैश कैप। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी हमने कितनी कंसीडर कर ली? R डैश। O से P डैश तक की डिस्टेंस हमने कंसीडर की R डैश, और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या कंसीडर किया? R डैश कैप। इतना क्लियर है? अब इस पॉइंट पर हमने एक यूनिट चार्ज मतलब इस पॉइंट पर हमने एक 1 कूलम चार्ज रख दिया। इस पॉइंट पर हमने क्या रखा? 1 कूलम चार्ज। तो इस 1 कूलम चार्ज पर ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो हमारा सोर्स चार्ज है, इस यूनिट चार्ज पर दोनों सेम चार्जेस है, तो कौन सा फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स। कौन सा फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स। तो ये हमारा सोर्स चार्ज इस डायरेक्शन में क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। सोर्स चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। सोर्स चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, उसके अगेंस्ट हम इस टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया। कितना डिस्प्लेसमेंट किया? डेल्टा आर। कितना डिस्प्लेसमेंट किया? डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट किया। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट पर ये वाला हमारा कैपिटल Q चार्ज कितना फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को अगर हमें निकालना है तो उस फोर्स को हम निकाल सकते हैं कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये फोर्स होता है, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है ना। तो देखो Q1 मतलब फर्स्ट चार्ज, तो फर्स्ट चार्ज कितना है? कैपिटल Q। तो यहाँ पर Q1 के स्पेस पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? कैपिटल Q। सेकंड चार्ज Q2 क्या है? सेकंड चार्ज कितना है? 1 कूलम। तो Q2 के स्पेस पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? 1 कूलम। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? R डैश। तो इस R के स्पेस पर क्या लिखना पड़ेगा? R डैश, क्योंकि ये R क्या बताया? डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है R डैश। अब ये फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी रहेगी। तो ये फोर्स कैसा फोर्स है? इस पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है वो रिपल्सिव फोर्स है। इस यूनिट चार्ज 1 कूलम यहाँ पर जो रखा हुआ है, इस पर फोर्स लग रहा है रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स मतलब वो अपने से दूर भेजेगा, इस डायरेक्शन में भेजेगा, और इस डायरेक्शन को बताने के लिए यूनिट वेक्टर क्या है हमारा? R डैश कैप। तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ले लिया हमने R डैश कैप। इतना क्लियर? तो ये तो हमारा क्या आ गया कि इस पॉइंट पर रखे यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा।
अब इस चार्ज को इस फोर्स के अगेंस्ट कि इलेक्ट्रिक फोर्स, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स है, उसके अगेंस्ट हमने इतना इस डायरेक्शन में छोटा सा डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट किया। कितना छोटा सा इस डायरेक्शन में डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट किया। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को करने में हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट को करने में वर्क डन भी कैसा रहेगा, छोटा सा। तो छोटे से वर्क डन को हम शो करेंगे डेल्टा डब्ल्यू से, और वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो एफ डॉट डी आर। इस एफ डॉट डी आर को ही हम क्या लिख सकते हैं, एफ डेल्टा आर कॉस थीटा डॉट, ये वेक्टर फॉर्म में था, इसको हमने मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख दिया। तो एफ डी डेल्टा आर कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किया हमने इस डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है मतलब इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। तो इस थीटा की स्पेस पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 180 डिग्री, तो हमने लिख दिया 180 डिग्री। अब cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो इस cos की जगह हम लिख देंगे -1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ डेल्टा आर इंटू -1। इस माइनस के साइन को हम आगे भी लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस एफ डेल्टा आर, वेयर एफ इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेसमेंट किया। तो एफ की वैल्यू है हमारे पास Q/4πε0 एफ डैश एफ आर डैश स्क्वायर। तो इसकी एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं, इस 1 को लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो Q/4πε0, देखो यहाँ पर फोर्स का क्या है, मैग्नीट्यूड, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ये इसकी डायरेक्शन को शो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर एफ है क्या, नहीं, यहाँ पर सिर्फ एफ है। तो Q/4πε0 आर डैश स्क्वायर, ठीक है। और ये जो डेल्टा आर है, ये डेल्टा आर एज इट इज़। तो ये वर्क डन आ गया हमारा कौन सा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करने में। लेकिन हमको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करने वाला वर्क डन थोड़ी ना निकालना है, इसको हम मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो मुझे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना निकालना है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करने में वर्क डन जो किया वो थोड़ी ना निकालना है, हमें तो क्या निकालना है कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने में हमने कितना वर्क डन किया, कि इन्फिनिटी डिस्टेंस से इस पॉइंट P तक जिसकी डिस्टेंस कितनी है, R डिस्टेंस है, इस सोर्स चार्ज से इस पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, R, कि इन्फिनिटी डिस्टेंस से R डिस्टेंस तक लाने में कितना वर्क डन किया। तो वो वर्क डन निकालने के लिए हम इस वर्क डन का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो छोटे छोटे सभी वर्क डन मिलकर टोटल वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू, टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, W। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन, तो ये माइनस साइन तो एज इट इज़ यहाँ लगाया हमने इंटीग्रेशन का साइन। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इन्फिनिटी से इस पॉइंट R डिस्टेंस तक लाने में। तो यहाँ मैंने लिख दिया इन्फिनिटी टू R। अब ये जो है Q/4πε0 R डैश स्क्वायर डेल्टा R इज़ एज इट इज़। इतना क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस का इंटीग्रेशन करेंगे। तो Q तो क्या है हमारा चार्ज कांस्टेंट, 4πε0 ये भी क्या है, कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट होता है वो आ जाता है इंटीग्रेशन से बाहर, तो कांस्टेंट आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -Q/4πε0, ये तो आ गया बाहर। अंदर क्या बचा, अंदर बचा इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R 1/R डैश स्क्वायर डेल्टा R, ये बचेगा। देखो ये Q की मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1। तो इसलिए Q तो बाहर आ गया, ये 1 बाहर आ गया, आया क्या, नहीं, 1 यहीं पर है, इसलिए 1/R डैश स्क्वायर बचेगा। यहाँ आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, आप लोग सिर्फ लिख देते हैं R डैश स्क्वायर। R डैश स्क्वायर नहीं लिखना है, 1/R डैश स्क्वायर लिखना है, ठीक है, इतना क्लियर। अब इस R डैश की पावर कितनी है, 2। R डैश की पावर कितनी है, 2। इस R डैश की पावर 2 है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, -2। तो -Q/4πε0 इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R R डैश की पावर -2।
हमको पता है कि जब भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये r डैश की पावर 2 थी, ऊपर ले गए तो पावर कितनी हो गई -2 और डेल्टा r। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n dx इज इक्वल टू होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, कि अगर हम x की पावर n का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये जो x की पावर है n उसमें 1 क्या हो जाएगा प्लस, और वही पावर कहाँ आ जाएगी नीचे, पावर में 1 प्लस और वही पावर कहाँ आ जाएगी नीचे। तो इसमें कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो -q/4πε0, तो एज इट इज़ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा r डैश की पावर -2 + 1, पावर में +1 किया तो पावर थी -2, उसमें कर दिया +1। इसी को हम कहाँ लिखेंगे अपॉन में, तो -2 + 1 ये आ जाएगा। और ये जो लिमिट है कि इन्फिनिटी से r तक, तो ये लिमिट हम लिख देंगे यहाँ इन्फिनिटी से r। ठीक है, अब ये है -q/4πε0, तो एज इट इज़ r डैश -2 + 1, -2 + 1 कितना हो जाएगा r डैश की पावर -1, ये होगा क्या -2 और +1 कितना हो जाएगा -1, और अपॉन में भी क्या है -1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है इन्फिनिटी से r तक। इतना क्लियर। अब इस माइनस के 1 को हम बाहर निकाल लेंगे, माइनस के 1 को बाहर, तो ये पहले से एक माइनस और माइनस, तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा प्लस, कि ये माइनस पहले से है और उसमें इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और ये है q/4πε0, r डैश की पावर कितनी है -1, r डैश की पावर कितनी है -1। तो इसको वापस नीचे ले जाएंगे कि r डैश की पावर -1 है, नीचे ले जाएंगे तो r डैश की पावर फिर से कितनी हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 1/r। ये होगा क्या कि 1/r डैश की पावर 1, कि ये r डैश है और उसकी पावर कितनी है +1, ऊपर से नीचे ले जाएगी तो फिर से पावर का साइन चेंज, और लिमिट कितनी है इन्फिनिटी से r। अब इस लिमिट को कैसे लिखते हैं, लिमिट को लिखेंगे हम इस r डैश की जगह पर ऊपर वाली लिमिट लिख देंगे, तो लिख देते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास, तो w इज इक्वल टू कितना आ जाएगा q/4πε0, इस r डैश के स्पेस पर देखो r डैश की पावर कितनी है 1, इस 1 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, पावर 1 है तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, उसका मतलब नहीं भी लिखा इसका मतलब है पावर 1। तो इस r डैश की स्पेस पर हम लिखेंगे ऊपर वाली लिमिट, तो r डैश की स्पेस पर ऊपर वाली लिमिट क्या है r, तो ऊपर वाली लिमिट लिख दी। फिर लगता है माइनस का साइन, ये इंटीग्रेशन की जो पावर है उसको सोल्व करने का जो लिमिट है, इस लिमिट को सोल्व करने का तरीका है कि r डैश की स्पेस पर पहले अपर लिमिट लिखेंगे, फिर माइनस का साइन आएगा, और फिर इस r डैश की स्पेस पर क्या लिखेंगे लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या इन्फिनिटी, तो r डैश की स्पेस पर लिख दिया इन्फिनिटी। अब 1/∞, 1/∞ की वैल्यू होती है 0, 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये टर्म तो हो गई 0। तो वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन आया q/4πε0 1/r, तो ये आ गया हमारा वर्क डन। और वो जो वर्क डन है ये कौन सा वर्क डन आया, यूनिट चार्ज को लाने में, तो यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है वो वर्क डन ही इस पॉइंट पर किस फॉर्म में क्या रहेगा, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल, तो इसीलिए इसकी स्पेस पर हम क्या लिख देंगे v। तो r डिस्टेंस पर चार्ज q की वजह से पोटेंशियल कितना आया q/4πε0 1/r। इसी को हम इस 1 को यहाँ लिख दो और q को यहाँ लिख दे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, तो मतलब v इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4πε0 q/r आया। तो ये तो कब आया, जब ये चार्ज भी पॉजिटिव था और यहाँ पर ये जो चार्ज है ये भी पॉजिटिव। अब सपोज करो अगर ये चार्ज नेगेटिव है, ठीक है, आप पहले इसका पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सपोज करो कि ये चार्ज अगर नेगेटिव है, अगर ये चार्ज नेगेटिव है और लेकिन ये 1 कूलम तो पॉजिटिव है, तो इस 1 कूलम पर ये नेगेटिव चार्ज कौन सा फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का फोर्स, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और हमने डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में किया, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन सेम। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0।
थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है +1, तो ये हो जाएगा प्लस, cos 0 +1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। अब इस माइनस के साइन को बाहर लाएंगे तो बाहर क्या आएगा हमारे पास माइनस, बाहर क्या रहेगा माइनस। तो ये जो वर्क डन है, अब वर्क डन क्या आ गया, वर्क डन मतलब वही पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कितना है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। क्लियर है। तो देखो ये माइनस, तो ये माइनस का साइन, इस 1 को मैंने पहले लिख दिया और Q को बाद में, ये वैल्यू तो हो गई 0। तो नेगेटिव जब चार्ज है तो पोटेंशियल भी कैसा आ रहा है नेगेटिव, जब पॉजिटिव चार्ज था तो पोटेंशियल भी कैसा आया पॉजिटिव। तो सीधी बात है कि जब चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज पॉजिटिव है मतलब वेयर Q इज़ ग्रेटर देन 0 V इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0, कि जब चार्ज ग्रेटर देन 0 मतलब चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव रहेगा, मतलब वो भी ग्रेटर देन 0 रहेगा। और जब चार्ज नेगेटिव है मतलब लेस देन 0, जब चार्ज लेस देन 0 है मतलब चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी क्या रहेगा नेगेटिव, मतलब लेस देन 0। तो अब इसको हम थोड़ा सा ग्राफ से समझ लेते हैं जो बुक में बना हुआ है। तो बुक का ग्राफ क्या बोलता है कि अगर हम पोटेंशियल, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बुक का ग्राफ क्या बोलता है कि अगर हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक ग्राफ बनाएं, किसके किसके लिए ग्राफ बना रहे हैं, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर एक ग्राफ बनाएं तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कि अगर ये चार्ज है हमारे पास +Q, इस +Q से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इस चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। और अभी पोटेंशियल कितना है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। ठीक है, यहाँ पर r² है, यहाँ पर r है। अब इसके लिए ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे कि इस x एक्सिस पर हमने क्या ले ली डिस्टेंस, x एक्सिस पर हमने क्या लिया डिस्टेंस मतलब r, और y एक्सिस पर हम क्या लेंगे, y एक्सिस पर हम लेंगे e और v, या तो e ले लेंगे या तो v ले लेंगे। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, यह 0 1 2 3 4 कि ये 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर। फिर यहाँ पर भी वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3। अब यहाँ पर ये जो 1 है, 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। 1 का मतलब कि ये हमने क्या कहा कि यहाँ पर V की वैल्यू कितनी है 1, इस पॉइंट के लिए अगर V की बात करेंगे तो इस पॉइंट के लिए V की वैल्यू कितनी है 1, A की अगर बात करें तो इस पॉइंट के लिए A की वैल्यू कितनी है 1, इस पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है 2, इस पॉइंट की अगर बात करें तो अगर V के लिए बात करें तो V के लिए इस पॉइंट पर V की वैल्यू कितनी है 2। तो 1 और 2 से मतलब क्या है, 1 मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। तो इस ये 1, ये जो 1 डिस्टेंस है ये मतलब कितनी डिस्टेंस बता रहा है, ये किस वैल्यू को बता रहा है, ये वैल्यू बता रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। 2 का मतलब कितना है कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 का मतलब कितना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब जब r कितना हो 1 मीटर, तो यहाँ पर है अगर r की वैल्यू 1, r की वैल्यू 1, तो देखो 1 का स्क्वायर फिर से कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर r अगर कितना है 1 है, r 1 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/1 का स्क्वायर, 1 तो 1 ही हो जाएगा। और v की वैल्यू कितनी आएगी, v की वैल्यू भी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r के स्पेस पर 1 तो 1। तो अगर 1 मीटर की डिस्टेंस है तो 1 मीटर की डिस्टेंस पर e और v दोनों की वैल्यू कैसी रहेगी सेम। तो ये 1 मीटर की डिस्टेंस और यहाँ पर v, इस पूरे को तो हमने क्या कंसिडर किया है, इस पूरे को तो हमने 1 कंसिडर किया है, इस वैल्यू को क्या कंसिडर किया 1, इस वैल्यू को क्या कंसिडर किया 1, तो मतलब 1 मतलब ये। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर e और v दोनों की वैल्यू कैसी रहेगी सेम। तो ये पॉइंट है कि v की वैल्यू को भी शो कर रहा है और यही पॉइंट e की वैल्यू को भी शो कर रहा है, क्योंकि 1 मीटर के डिस्टेंस पर e और v दोनों की वैल्यू होती है सेम। अब वो जो हमारा ग्राफ है कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, धीरे धीरे ये नीचे जाएगा।
अब ये जो वैल्यू है ये सपोज करो ये वैल्यू बता रहा है ए की, और ये वाला जो ग्राफ है ये हमारा सेकंड वाला ग्राफ किसकी वैल्यू शो कर रहा है ई, और ये जो फर्स्ट वाला ग्राफ है किसकी वैल्यू शो कर रहा है वी। कैसे समझेंगे, देखो जब आर और आर दोनों 1 मीटर है तो उस पॉइंट के लिए तो वी की और ई, तो दोनों ई और वी दोनों एक ही पॉइंट से क्रॉस कर रहे हैं, मतलब इस पॉइंट के लिए ई और वी तो क्या है सेम। अब यहाँ से आगे बढ़े तो क्या हुआ कि ये जो ई है ये छोटा है, ये ई है हमारा, और ये क्या है वी, तो वी की वैल्यू ज़्यादा है, वी का ग्राफ ऊपर है और ए का ग्राफ नीचे है। वी का ग्राफ ऊपर है मतलब इस डिस्टेंस पर 2 मीटर की डिस्टेंस पर पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कम रहेगी, क्योंकि वी का ग्राफ ऊपर है, ये वी की ये वैल्यू रहेगी और ई की वैल्यू ये रहेगी, ई की वैल्यू नीचे रहेगी। मतलब जब आर की स्पेस पर अगर हम कितना लिख दें, आर की स्पेस पर अगर 2 लिखें तो देखो आर की स्पेस पर अगर 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ आर की स्पेस पर 2 लिखे तो 2 ही रहेगा, तो ए की वैल्यू 4 टाइम्स कम हो जाएगी, ए की वैल्यू 4 टाइम्स कम हो जाएगी, लेकिन वी की वैल्यू सिर्फ कितने टाइम्स कम होगी, 2 टाइम्स कम होगी। तो ए की वैल्यू 4 टाइम कम हो जाएगी और वी की वैल्यू सिर्फ कितने टाइम्स कम हुई, अपॉन में है, अपॉन में इसलिए कम होगी, तो वी की वैल्यू सिर्फ 2 टाइम्स कम होगी, इसलिए ए का ग्राफ नीचे है, क्योंकि ए की वैल्यू बहुत कम हो गई, तो इसलिए ए का ग्राफ कम नीचे है और वी का ग्राफ ऊपर है। अब अगर इधर जाए तो देखो 1 से नीचे, तो इस पॉइंट की अगर बात करें तो इस पॉइंट के लिए ये है वी की वैल्यू और इसी पॉइंट के लिए ए की वैल्यू ये है, तो ए की वैल्यू ज़्यादा है और ये वी की वैल्यू कम है। ऐसा क्यों यार, डिस्टेंस का तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसा इसलिए कि सपोज करो आर की वैल्यू कितनी है 0.5, आर की वैल्यू कितनी है 0.5, तो 0.5 का अगर हम स्क्वायर करें तो 0.5 का स्क्वायर कितना होगा, 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.5 इंटू 0.5, तो 5 ज़ा 25, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट मतलब 0.25, ये 0.5 है, 0.5 मतलब 50, तो ये 50 है और ये 0.50 का स्क्वायर कितना है सिर्फ 25, तो ये हो जाएगा 0.25 और ये अभी भी कितना रहेगा 0.50 रहेगा, कि आर की वैल्यू अगर कितनी है 0.50, तो आर के स्पेस पर मैंने 0.50 किया तो उसका स्क्वायर हो गया 0.25 और यहाँ पर आर के स्पेस पर 0.52 तो ये 550, तो ये 0.25 और ये 0.50 है, तो 0.50 बड़ी वैल्यू है, 0.25 छोटी वैल्यू है। तो डिस्टेंस जब 1 से छोटी है, डिस्टेंस 1 से छोटी है, तो यहाँ पर देखो अब ए की वैल्यू कैसी है, बड़ी है और वी की वैल्यू छोटी है। अपॉन की चीज़ अगर बढ़ती है, अपॉन की चीज़ अगर बढ़ती है तो इक्वल टू की चीज़ कम होती है, अपॉन की चीज़ अगर बढ़ेगी तो इक्वल टू की चीज़ कम होगी। तो यहाँ पर अपॉन में सिर्फ 25 है तो ये थोड़ा बड़ा रहेगा, यहाँ पर अपॉन में 0.50 है, अपॉन में 0.50 है, इसलिए वी की वैल्यू बहुत कम रहेगी, या अपॉन में सिर्फ 0.25 है, 0.25 है इसलिए ए की वैल्यू थोड़ी बड़ी रहेगी, और यहाँ पर अपॉन में 0.50 है 50, इसलिए ए की वैल्यू वी की वैल्यू बहुत कम रहेगी। इसलिए 1 से नीचे वाले डिस्टेंस पर, 1 से नीचे वाले डिस्टेंस पर उसी पॉइंट के लिए ए की वैल्यू ज़्यादा रहेगी और उसी पॉइंट डिस्टेंस के लिए वी की वैल्यू कम। तो देखो सीधा सा क्या है कॉन्सेप्ट कि जब 1 मीटर की डिस्टेंस है तो 1 मीटर की डिस्टेंस के लिए तो ए और वी दोनों की वैल्यू सेम, तो इसलिए दोनों के लिए ग्राफ सेम पॉइंट से क्रॉस हो रहा है। बड़ी डिस्टेंस पर, ज़्यादा डिस्टेंस जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाएगी तो ए की वैल्यू बहुत ज़्यादा ही रैपिडली डिक्रीज़ होगी और वी की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर है। और 1 से अगर छोटा जाए, 1 से छोटा जाए तो डिस्टेंस कम रहेगी तो ए की वैल्यू बड़ी रहेगी और उसी पॉइंट के लिए वी की वैल्यू छोटी रहेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।